दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आंदोलन अगर रसद पानी से चलता तो फिर बड़े बड़े रईस भी इस देश में आंदोलन करते हुए नजर आते, क्योंकि उनके पास रसद पानी की कोई कमी नहीं होती है। और आंदोलन को दबाने के लिए अगर रसद पानी का रास्ता बंद कर अगर सियासत और सत्ता यह सोचने लगे कि उसने कमाल का काम कर दिया, तो फिर वाकई किसी भी देश में कोई भी आंदोलन कभी नहीं पनपता। लेकिन जो दिल्ली में हो रहा है वो अपने तरीके का एक अभूतपूर्व स्थितियों को जन्म दे रहा है, क्योंकि आंदोलन करते किसान बीते 70 दिनों से दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं और इसी सीमा की चौहद्दी पर एक के बाद एक जो दीवारें खड़ी की जा रही है, उसमें कंक्रीट है, उसमें सरिया है, उसमें कील है और यह परमानेंट स्ट्रक्चर है। और कहा जाता है कि परमानेंट स्ट्रक्चर जब भी खड़ा किया जाता है, वो जिसे रोकने के लिए खड़ा किया जाता है, तो उसकी दो ही वजह होती है। किलेबंदी का मतलब यह होता है कि या तो राजा डर गया या फिर इसका दूसरा मतलब होता है कि सामने वाला शख्स दुश्मन है। क्योंकि आंदोलन को दबाने के लिए हमेशा से टेम्पररी बैरिकेडिंग की जाती है, अस्थायी बैरिकेडिंग की जाती है। लेकिन चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, यहां की तस्वीरों को हम आपको दिखाते हैं। जरा एक बार इन तस्वीरों पर गौर कीजिए और उसके बाद जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या वाकई इस देश के भीतर में फौजी बूटों तले रौंदा जाएगा आने वाले वक्त में। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो शायद इस परमानेंट स्ट्रक्चर को देखकर आपके जहन में सवाल खड़ा कर सकती है। इस देश के भीतर में दिल्ली ऐसी जगह है जहां पे इस देश के तमाम पुलिसकर्मियों को लेकर जो बजट निर्धारित होता है, दिल्ली तीसरे नंबर पर आती है। 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिल्ली का है और दिल्ली जिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, उस गृह मंत्रालय का अपना बजट 1,66,000 करोड़ का है। कमोवेश सारा पैसा इस देश में टैक्स पेयर के हिसाब से चलता है। और कल ही बजट आया है और उस बजट के मार्फत जो भी बजट एलोकेशन इस देश की सुरक्षा एजेंसियों को लेकर किए गए, सुरक्षा एजेंसियों के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर किए गए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किए गए, क्या उसकी कोई महक दिल्ली में जिस तरीके से बैरिकेडिंग सीमा पर आंदोलनकारियों के ठीक सामने अब कर दी गई है, क्या यह उसकी एक खुशबू भर है? हम आपको एक तस्वीर दिखलाते हैं, इन तस्वीरों को देखिए और उसके बाद जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो इन तस्वीरों को देखते चले जाइए। जिस तरीके से दिल्ली की सीमा है, एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ दिल्ली का इलाका, और इसके बीच में जो बैरिकेडिंग है, जितनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, ये सारी परिस्थितियां आपको क्या दिखलाती है? और सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा ही नहीं, बल्कि अगर दूसरी जगहों पर भी आप चलते चले जाइएगा तो अलग जगहों पर राजस्थान से सटा हुआ इलाका भी आता है, हरियाणा से सटा हुआ भी इलाका आता है, कोई सिंधु बॉर्डर है, कोई टिकरी बॉर्डर है, कोई शाहजहांपुर बॉर्डर है। लेकिन ये सारी परिस्थिति आपको एक क्षण के लिए इसका एहसास कराएगी, शायद युद्ध सरीखी स्थिति आ गई है क्या। यूं आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी चले जाइएगा और रात के अंधेरे में जाइएगा तो वहां पर भी रोशनी होती है। कांटेदार यही परिस्थितियां आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिखाई देगी, लेकिन यह दिल्ली की सीमा पर मौजूद है। लेकिन दिल्ली की सीमा पर रात में अंधियारा छा जाता है, क्योंकि यहां पर बिजली काट दी गई है। जो आंदोलनकारियों को बिजली मिलती है, वह बिजली अब उन्हें पहले की तरह नहीं मिल पा रही है कि रोशनी हो, और जब उजाला होता है तब पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। यानी रसद पानी किसी तरीके से ठप पड़ जाए, किसान थक जाए और उसके साथ एक ऐसी परिस्थिति उस माहौल में घोल दी जाए जिसमें किसानों के जहन में सिर्फ एक ही बात रहेंगे, अगर उन्होंने एक भी कदम दिल्ली की तरफ बढ़ाया तो फिर उन्हें रौंद दिया जाएगा। और जो 26 जनवरी को हुआ, उस अक्स तले सुरक्षा के ऐसे बंदोबस्त जिसमें लगता है कि अब इस देश के भीतर में क्या सुरक्षा कर्मियों और किसान आंदोलनकारियों के बीच कोई संवाद नहीं है, राजनेताओं के बीच कोई संवाद किसानों का नहीं है, या राजनेताओं के भीतर भी जो परिस्थिति विपक्ष और सत्ता की है उनमें भी किसानों को लेकर कोई संवाद नहीं है। क्योंकि यह देखिए, रात के अंधेरे में भी देखिए किस तरीके की रोशनी जो स्ट्रीट लाइट के तौर पर जल रही है, वही इस बैरिकेडिंग में आपको नजर आएगी। यह पूरी की पूरी स्थिति दिल्ली के चारों तरफ सीमा की है,
जिसमें सीमेंट है, गारा है, जिसमें कील ठोकी गई है, जिसमें बड़े बड़े कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं, उन कंटेनरों में भी बड़ी तादाद में ईंट गारा भर दिया गया है जिससे उसको कोई डिगा नहीं सके। और एक लिहाज से यह परमानेंट बैरिकेडिंग कही जाती है इसको, और यह सामान्य तौर पर इसका उपयोग दुश्मन को लेकर किया जाता है। लेकिन पता नहीं यहां क्यों दुश्मन किसानों को माना जा रहा है, उन किसानों को माना जा रहा है जिन्होंने इस लोकतंत्र को जिया है और उस लोकतंत्र के तहत ही सरकार को चुना है। लेकिन फिर भी अगर इसका अंदेशा सरकार के भीतर आ चला है कि 26 जनवरी की शर्मनाक घटना के बाद आने वाले वक्त में इस तरह की कोई घटना हो सकती है और उसे रोकने के लिए यह करना जरूरी था, तो क्या यह मान लिया जाए कि मौजूदा सच जो राजनीतिक सत्ता देख दिखा रही है वही है, और वाकई किसान क्या सब कुछ तहस नहस करने के लिए निकलने को आमदा है इस तरीके से, इसलिए यह पूरी बैरिकेडिंग की गई है? क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में गाड़ियों की तैनाती, कंटेनर की तैनाती, गारा, ईंट, मजदूरों की तैनाती, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, उसका भी एक अपना बजट होगा। और जैसे ही हम बजट का जिक्र करते हैं वैसे ही इस बात को आपको सोचना चाहिए कि इस देश का बजट टैक्स पेयर के पैसे से ही बनता है, और जो सुरक्षा कर्मियों को जो खर्चा पानी दिया जाता है, या जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, उसका भी एक अपना बजट होता है। और कल ही जब बजट रखा गया, देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रखा, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर जो बजट दिया वह दिया 8,644 करोड़ रुपए। उसमें से 8,100 करोड़ रुपए सीधे सीधे दिल्ली पुलिस के एस्टेब्लिशमेंट और उसके एक्सपेंडिचर के लिए है। और दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और गृह मंत्रालय के अधीन ही तमाम जो भी अर्धसैनिक बल हैं या जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग अलग बलों की तैनाती इस देश के भीतर में है, उसका पूरा खर्चा MHA यानी होम मिनिस्ट्री के मातहत आता है, जिसका कुल बजट 1,66,000 करोड़ का है। उसके भीतर जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो इस देश की तमाम पुलिस कर्मियों और उसके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर 1,03,802 करोड़ का बजट है इस कुल बजट में से। उसके बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह 9,715 करोड़ का है। इसके अलावे जो अलग अलग विंग की तैनाती अभी तो दिल्ली में नहीं हुई है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी आंतरिक सुरक्षा का मसला होता है वहां पर तैनाती होती है, वो बस्तर का इलाका हो, चाहे वह जो भी नक्सल इफेक्टेड एरिया है या आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, वहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती खूब होती है, उनका भी एक बजट होता है। लेकिन दिल्ली की परिस्थितियां दिखा रही हैं कहीं उनकी तैनाती दिल्ली में भी तो ना हो जाएगी। तो CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, असम राइफल्स, इन तमाम का जो बजट है वो 77,838 करोड़ का है। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका बजट भी 2,839 करोड़ रुपए का है। जो SPG है, SPG का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए SPG ही लगी रहती है। और यहां पर एक चीज और जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कितने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है। आपको जानकर हैरत होगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनाती 3,000 सुरक्षा कर्मियों की होती है जी। और दिल्ली के तमाम मंत्री और एस्टेब्लिशमेंट की जो सुरक्षा है वो अलग से है, तकरीबन 10,000 है। वो अलग सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए 3,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, और उसमें SPG करती है। तो SPG का जो अपना बजट है वह 429 करोड़ का है। इसके अलावे नैरकोटिक्स है या NIA है, तो पूरा मामला NIA को देने का जिक्र हो रहा है दिल्ली में जो भी घटना हुई है। तो दिल्ली की घटना, हालांकि जो विस्फोट हुआ है वो NIA को सौंप दिया गया है। दिल्ली में जो विस्फोट इजराइल दूतावास के सामने हुआ, यह भी कहा जा रहा है SIT के बाद कहीं इसकी जांच भी NIA तो नहीं करेगी। NIA का भी एक अपना बजट है, तो NIA और NCB का बजट तकरीबन 1,000 करोड़ का है। इसके अलावे जो पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होता है वो 3,612 करोड़ का है। और जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है कुल मिला के वह 1,160 करोड़ का है। यानी ध्यान दीजिए, बिना पैसे के सुरक्षा बंदोबस्त भी नहीं हो सकते हैं। बिना पैसे के आप किसी तरीके से भी किसी भी आंदोलन को लेकर कुछ भी अगर बैरिकेडिंग करते हैं उस पर भी एक खर्च होता है, वो खर्च भी उस बजट से ही आता है। टैक्स देने वाली जनता,
उस जनता में टैक्स देने वाली। अब किसानों के तौर पर मत जोड़िएगा यहां पर कि किसान टैक्स नहीं देता है। किसान इस देश में जो भी चीज खरीदता है, चाहे वो कलम हो, चाहे वो बिस्कुट हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, चाहे तेल हो, चाहे साबुन हो, उसमें वो जो टैक्स देता है वही टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर सरकार के पास जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी उस पैसे में भी है जिस पैसे को उन्हीं को रोकने के लिए खर्च किया जा रहा है। अब यहां से एक दूसरा सवाल होता है, डर किस बात का है? डर क्या इस बात को लेकर है कि एक बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में और राजस्थान तक में जगह जगह महापंचायत हो रही है और इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है जो डरा रही है कहीं उन्होंने दिल्ली कूच कर दिया तो स्थिति बिगड़ तो नहीं जाएगी। यह कोई सोच सकता है, लेकिन जब लोकतंत्र है और सत्ता को जनता नहीं चुना है तो जनता ऐसा क्यों करेगी और राजनीतिक सत्ता ऐसा क्यों सोचेगी? ये दोनों सवाल हैं। लेकिन हमें लगता है एक तस्वीर पहले देख लीजिए जरा महापंचायतों की। यह तस्वीर डराने वाली नहीं है, यह तस्वीर इस देश के किसानों की ताकत का एहसास कराती है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। और महापंचायत की फेरिस्त में यह पहली तस्वीर याद कीजिए, यह मुजफ्फरनगर से निकल कर आई थी और इस तस्वीर ने झटके में दिल्ली की चूल्हे हिला दी थी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में किसानों की मौजूदगी महापंचायत को लेकर, और वह भी राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद। और इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी तस्वीर जब नरेश टिकैत ने उसको ट्वीट पर जारी किया तो इस भीड़ को देखकर भी हर कोई चौकन्ना हो गया कि महापंचायत के वक्त में इतनी बड़ी तादाद अगर किसानों को लेकर है तो क्या यह सिर्फ किसान राकेश टिकैत के साथ खड़े होने के लिए जुटे हैं या फिर इन किसानों के साथ जाट समुदाय है? इन किसानों के बीच एक दूसरी तस्वीर निकलकर उसके बाद बिजनौर की आई। यह तस्वीर भी इतनी व्यापक थी जो महापंचायत के तौर पर अलग अलग लगभग 36 गांवों को घेरे हुए थी और गांव के गांव जिस तरीके से निकलकर इस महापंचायत में पहुंचे और सुबह से लेकर शाम तक यहां पर बैठे रहे, सुनते रहे, इन तस्वीरों ने कहीं ना कहीं एक बार फिर किसान आंदोलन को ताकत दे दी। यह एक ऐसी ताकत थी जिसके जरिए दिल्ली में इस बात का शोर हो गया कि अब आंदोलन थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। और इस तस्वीर के तुरंत बाद मथुरा की तस्वीर निकलकर सामने आई। मथुरा में भी महापंचायत, आरएलडी का गढ़ या वहां पर कहें अजीत सिंह के बेटे वहां पर जयंत चौधरी मौजूदगी थे और उनके साथ वहां पर बड़ी तादाद में जब लोगों की मौजूदगी को देखा गया तो एक के बाद यह सवाल उठा कि पहले मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर और उसके बाद मथुरा की यह तस्वीर। वहां पर भाषणों का दौर चला एकजुटता के साथ। यहां यह भी समझना होगा कि भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत एक वक्त चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने आरएलडी की टिकट पे ही चुनाव लड़ा था और आरएलडी के साथ इस वक्त जयंत चौधरी थे जो दिल्ली तक उनको समर्थन करने पहुंचे थे। अजीत सिंह ने टेलीफोन पर बात भी की थी राकेश टिकैत से। तो ये सारी परिस्थितियों में राजनीतिक मिश्रण घुल गया इसलिए क्योंकि 26 जनवरी के बाद एक सवाल यह पैदा हुआ था कि अगर राजनीतिक दलों को मंच से दूर रखेंगे तो फिर अपनी बात को, किसानों की बात को कौन कहां पर कहेगा। और इसीलिए शायद राजनीति की एंट्री भी इस चुनाव में हो गई और सरकार को यह डर भी रहा कि अगर इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी किसानों की होती चली जाएगी तो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि यह तस्वीर यह बागपत की तस्वीर है। जरा सोचिए, यह पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। एक लिहाज से इसको जाट लैंड भी कहा जाता है, एक लिहाज से यह गन्ना किसानों का लैंड है। और इस पूरी परिस्थितियों में जो भी दाग मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त 2013 में लगे थे, जहां एक वक्त मुसलमानों को अलग किया गया था, जाट एक तरफ खड़ा हुआ था, गुज्जर एक तरफ खड़ा हुआ था, बीजेपी की एंट्री हुई थी, समाजवादी पार्टी दरकिनार हो गई थी, बीएसपी दरकिनार हो गई, कांग्रेस दरकिनार हो गई थी। लेकिन इन सब के बाद ऐसे महापंचायत ने सबको एकजुट कर दिया है और लहराता हुआ तिरंगा सबको एक साथ लगातार जोड़े चला जा रहा है। क्योंकि इन तस्वीरों के बाद छोटी छोटी तस्वीरें भी कई इलाकों से निकल कर आई। मसलन ये पलवल की इलाके की तस्वीर है। पलवल भी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। जैसे ही आप दिल्ली के पार करेंगे फरीदाबाद को, पलवल आ जाता है। ये वहां की तस्वीर है जो बतलाती है कि हाँ, लेकिन सवाल इतना ही नहीं बल्कि इसके आगे राजस्थान के दौसा की भी तस्वीर निकल के आई और दौसा की तस्वीर ने भी इस बात का अंदेशा दिया कि अगर वहां भी महापंचायत हो रही है तो फिर
अलग अलग राज्यों में अलग अलग महापंचायत। ये दौसा की तस्वीर है जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश महापंचायतों की यह गाथा कौन सी कहानी कहती है? इस बात पे गौर करना होगा क्या? गौर करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इन किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 6 तारीख को यह देश भर में चक्का जाम करेंगे। गौर करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि सरकार ने यह मान लिया है कि किसानों को अब उनके आंदोलन स्थल से हिलने नहीं देंगे। गौर करने की बात इसलिए है क्योंकि 26 तारीख को दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद 100 से ज्यादा किसान लापता हैं और उसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे किसान ही अब सरकार का दरवाजा यह कहकर खटखटा रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कानूनी पहल का अधिकार तो हर किसी को होता है, तो आप हमें नाम दीजिए, हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। गौर करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि पहली बार एक आंदोलन इस देश के 3 कानूनों को लेकर खड़ा हुआ है और जो कानून जिस समुदाय विशेष को लेकर बनाए गए हैं वही समुदाय विशेष अपने तौर पर कह रहा है यह कानून हमारे हक में नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस कानून को बनाया है वो कह रहे हैं यह आपके हक में है। यानी यह टकराव नहीं है, यानी यह सहमति भी नहीं है, यानी यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अपने तरीके से, अपनी व्यवस्था के तहत, अपनी ताकत के साथ शायद इस देश के किसानों को अपने अनुकूल चलाने की एक सोच है और किसान के भीतर शायद उसका अपना संवेदनशील मन बार बार कह रहा है वह किसी के हाके नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश का इतिहास किसान नहीं लिखा है और किसानों को लेकर आंदोलन जो चंपारण से शुरू हुआ था वो आज भी अगर दिल्ली की चौखट तक पहुंच गया है तो फिर सियासत कब तक उन्हें हाकेगी इसका इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि आंदोलनरत रहेंगे। और अगर होगा तो 2024 तक इस आंदोलन को चलाया भी जाएगा और इस मुद्दे को जीवित भी रखा जाएगा, क्योंकि आज राकेश टिकैत ने कहा अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, लेकिन स्थगित करना चाहते हैं तो 36 महीने के लिए कीजिए, यानी 2024 के चुनाव में उसके केंद्र में यही 3 मुद्दे रहें और पहली बार इस देश में चुनाव भी किसान के मुद्दे पर हो जाए। क्या यह हो पाएगा? इंतजार कीजिए, क्योंकि परमानेंट बैरिकेडिंग की गई है और आंदोलन परमानेंट तरीके से दिल्ली की सीमा पर जमा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।